सुप्रभात बच्चों। हमने पिछले वीडियो में आप सभी को जातीय लिंगी जाति के आधार पर कैसे लिंगीय भेदभाव को दूर करना है, उसके अंतर्गत हमने विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की सविस्तार चर्चा की। फिर इसके अंतर्गत समाज और संस्कृति है ना, समाज का संस्कृतियों का जो व्यवहारिक रूप है उसमें हमें संवैधानिक प्रावधान कैसे उसके अंतर्गत हमको न्याय दिलवाना है। न्याय का तात्पर्य इंसाफ। तो हमें किसी व्यक्ति को शोषण से उसे हमें कैसे मुक्त करना है, इस पर हमने चर्चा की। तो और जाति वर्ण एवं वर्ग के अंतर को जाना। अब हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु रहेगा लिंगीय भेद में स्तरीकरण एवं लैंगिकता हेतु शिक्षा तथा जाति की क्या भूमिका है, इस पर आगे हम चर्चा करें। तो लिंग भेद तथा स्तरीकरण है ना, हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा लिंग भेद तथा स्तरीकरण। तो हमारा शिक्षण बिंदु है लिंग भेद तथा स्तरीकरण। तो ये नाम से स्पष्ट है कि लिंग भेद स्तरीकरण में कैसे। तो प्रायः हम प्राचीन काल में देखते आए हैं कि जो हमारा कार्य का श्रम विभाजन था वो प्रायः स्त्री एवं पुरुषों के बीच था। पुरुषों प्रायः घर के बाहर के कार्य देखते थे और स्त्रियां घर के अंदर। तो सामाजिक स्तरीकरण एक महत्वपूर्ण आधार है। लिंग पर आधारित स्त्री और पुरुषों के बीच में किया जाने वाला विभेद है। दुनिया के अधिकांश समाज ऐसे हैं जिनमें बहुत ही प्राचीन काल से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को मिलने वाले जो जीवन अवसर हैं, जो अधिकार हैं, वे कम होते जा रहे हैं। क्या हो रहे? प्राचीन काल में हमारा पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों को मिलने वाले जो अधिकार हैं, वो जीवन अवसर हैं, वो क्या हो रहे हैं? प्रायः कम होते जा रहे हैं। स्त्रियों की हैसियत, प्रभाव और आर्थिक साधन पुरुषों की तुलना में प्रायः क्या है? कम है। लिंगीय भेद स्तरीकरण के आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि स्त्रियों की जो हैसियत है वो पुरुषों की हैसियत और आर्थिक साधन की तुलना में कम है। तो इस पर प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने क्या लिखा है कि भारत में स्त्रियां क्या है? समाज का एक वंचित वर्ग है, दिशाहीन वर्ग है। उनके साथ ऐसे सभी भेदभाव किए जाते हैं। उनके साथ जो वंचित वर्ग हैं स्त्रियां, उनके साथ सभी तरह के भेदभाव किए जाते हैं, जिससे वे समाज में क्या समझते हैं? अपने आप को पुरुषों के अधीन वे अपने आप को समझती है कि पुरुषों के ऊपर ही मेरा अधिकार है, हम पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है, पुरुषों के ऊपर ही हमको निर्भर रहना है। तो लिंग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में स्त्रियों के साथ जो किए जाने वाले जो भेदभाव हैं, वे जीवशास्त्रियों की जो भेदभाव किए जा रहे हैं लिंग के आधार पे, स्तरीकरण के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे, तो ये जीवशास्त्रियों की क्या मान्यता है कि स्त्रियों की जो शारीरिक बौद्धिक क्षमता है, क्या मानना है कि जो उनकी सोचने की शक्ति है, जो बौद्धिक क्षमता है, तो वो क्या है? पुरुषों से क्या होती है? उनकी कम होती है। और इसके अतिरिक्त वो क्या करते हैं? गर्भधारण, बच्चों के पालन पोषण, मतलब उनकी बौद्धिक क्षमता जो पुरुषों से कम पाई जाती है, इसके कारण वे क्या करते हैं? क्या समझने लगे कि स्त्रियां क्या है? केवल बच्चों का लालन पालन कर सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है और उसे महत्वपूर्ण दायित्वों की है ना, उन्हें महत्वपूर्ण दायित्वों को क्या है? अधिकार नहीं देना है। उन्हें महत्वपूर्ण दायित्वों को वो पूरा नहीं कर सकती। उन्हें क्या करना है? सरल काम देना है जो कि स्त्रियों के लायक हो। तो वास्तविकता यह है कि लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों के बीच का
जो श्रम विभाजन है, पुरुषों और स्त्रियों के बीच का जो श्रम विभाजन है, कम या अधिक योग्यता और बुद्धि पर उतना आधारित नहीं होता जितना कि कुछ लैंगिक कर्तव्यों पर आधारित होता है। क्या होता है करने, स्त्रियों और पुरुषों का क्या श्रम विभाजन योग्यता और बुद्धि पर हम उतना आधारित नहीं होता जितना कि लैंगिक कर्तव्यों पर आधारित होता है। तो लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या है, मानव द्वारा निर्मित और विकसित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पितृशतात्मक और मातृशतात्मक। हमने प्राय आप लोगों को क्लास में ही बताया कि पितृशतात्मक में क्या है, पिता की प्रधानता पाई जाती है, उसे उत्तरदायित्व दिया जाता है, उससे उत्तराधिकार माना जाता है और मातृशतात्मक व्यवस्था दिखाई जाती है। और पितृशतात्मक समाजों में क्या है कि हम पुरुषों द्वारा, पितृशतात्मक समाजों में क्या है कि जो हम पुरुषों के द्वारा जो कार्य को हम अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं वो क्या कहलाता है, पितृशतात्मक समाज। क्योंकि हमारा समाज क्या है, अभी भी पितृशतात्मक समाज है और कुछ परंपरागत समाजों में लिंग भेद आज भी, जहाँ कुछ परंपरागत समाज है आज भी लिंग भेद, आज भी स्तरीकरण का एक आधार बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे अधिकांश समाज, जैसे जैसे हमारा जो समाज है आधुनिकीकरण के क्षेत्र में, नगरीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है, लिंग पर आधारित असमानताएं कम होती जा रही है। इसके फलस्वरूप आज लिंग भेद को सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। विभिन्न समाज जैसे देखिएगा नायर, खासी, ये सब ट्राइबल में क्या है, मातृशतात्मक की प्रधानता है। लेकिन हमारा पुरुष प्रधान समाज क्या है, हमारा भारत का हिंदू समाज का सबसे उत्तम उदाहरण है। और आधुनिकीकरण और नगरीकरण की दिशा में क्या है, ये बढ़ रहे हैं और लिंग पर जो है वो आधारित असमानताएं भी क्या है हमारा, जैसे ही जब हम आधुनिकीकरण की ओर कदम रख रहे हैं, नगरीकरण की ओर कदम रख रहे हैं, तो हमारा जो असमानताएं हैं स्त्री और पुरुषों के बीच, लिंगीय जो भेदभाव है वे कम होती जा रही है। और इसके फलस्वरूप आज लिंग भेद को हमारा सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत में क्या हो गया, आधार के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी हमारी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो हम विभिन्न समाजों में जैसे जैसे तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जहाँ हम क्या करेंगे, लिंग भेद के सामाजिक स्तरीकरण की जो लिंग भेद के अंतर्गत में जो कमी देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा समाज क्या है, बुद्धिशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, जिज्ञासु प्राणी है, तो हमारे समाज में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो प्रभाव है इसके कारण बढ़ता जा रहा है। और जाति प्रजाति से, लिंग से संबंधित पूर्वाग्रहों एवं विश्वासों का प्रभाव भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो लिंग भेद और स्तरीकरण को हमने देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिकता हेतु शिक्षा तथा जाति की भूमिका। लैंगिकता हेतु शिक्षा तथा जाति की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन एंड कास्ट फॉर जेंडर। तो अब हम देखेंगे कि लैंगिक के अनुसार शिक्षा और जाति की, शिक्षा के अनुसार जाति की भूमिका कैसी होती है। तो जाति प्राय क्या है, एक सामाजिक समूह है। हमने क्या कहा कि जाति क्या है, जन्म के आधार पर होती है, निश्चित होती है। जो एक बार जिस जाति में जन्म ले लेता है आजीवन वह उसी का सदस्य बना रहता है, उससे वह क्या है प्रायः बाहर नहीं निकल सकता। तो प्रत्येक जाति के माध्यम से समाज में क्या है, लिंग भूमिका है। प्रत्येक समाज में जाति के माध्यम से समाज में क्या है, लिंग की भूमिकाएं निर्धारित होती है। प्रत्येक समाज में जाति के माध्यम से ही लिंग की भूमिकाएं निर्धारित। जैसे ब्राह्मण जाति में है तो हमको क्या करना है, हमारा क्या दायित्व है कि पुरोहित का कार्य करते हैं, महिला नहीं करती हैं। प्राचीन काल में युद्ध कला में पुरुषों को ही क्या है, युद्ध पर जाना पड़ता था, महिला को युद्ध पर नहीं जानी। तो ये हमारा परंपरागत व्यवसाय है
जो परिवार में क्या है पुत्रों को हस्तांतरित किए जाते। ये जो हमारा जो परंपरागत व्यवसाय है, जो प्राचीन काल से चले आ रहा है कि ब्राह्मण का कार्य क्या है पूजा पाठ करना, और वैश्य का क्या कार्य, शुद्ध का जो श्रम विभाजन के आधार पे जो बांट दिया गया, तो ये सारे परिवार में क्या है पुत्रों को हस्तांतरित, ये जो परंपरागत जो व्यवसाय है ये पुत्रों को हस्तांतरित किया गया और पुत्रियों को नहीं दिया गया। शिक्षा प्रदान करने में भी सभी जातियों को दोनों लिंगों में भेदभाव किया जाता है। शिक्षा प्रदान करने में भी आज का जो हमारा आधुनिक समाज है वो क्या करता है, अभी भी हमारे ये शिक्षा देने के संबंध में, शिक्षा प्रदान करने के संबंध में लिंगों में भेदभाव पाया जाता है। क्योंकि वह बेटों को क्या मानते हैं, बेटों को वो अपना मानते हैं और लड़कियों को क्या मानते हैं, पराया धन, जिसे दूसरों को दान देकर क्या करना है, पुण्य कमाया जाता है। क्योंकि पुरुषों को प्रायः क्या मानते हैं कि ये धनोपार्जन के साधन है, ये क्या करते, धन कमाना है, इनकी पारिवारिक सदस्यता जो है ये पुरुषों पर ही निर्भर रहती है। तो ये पूरा कार्य क्या है पुरुषों पर ही सौंपा जाता है। क्योंकि यह पिता के भी रूप में है, भाई के भी रूप में है और पति के भी रूप में है और बेटे के भी रूप में है। ये क्या करेंगे, महिला लिंग की सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसीलिए क्या है इसकी समाज में क्या हो जाती है, इसकी प्रधानता होती है। एन के दत्त विद्वान है, जाति व्यवस्था में इनका बहुत ऊंचा नाम है। एन के दत्त ने जाति व्यवस्था के प्रमुख लक्षण, प्रमुख विशेषता बताया है। क्या बताया उन्होंने कि जाति से बाहर विवाह निषेध बताया है। भोजन के खान पान को भी इन्होंने प्रतिबंध बताया है। निश्चित व्यवसाय या पेशा को भी इन्होंने प्रतिबंध कर दिया। जातिगत नियमों के विपरीत आचरण पर भी इन्होंने क्या किया, जातिगत नियमों के विपरीत आचरण पर जाति बाहर करने का भी इन्होंने दंड रख दिया कि जातीय बहिष्कार मिल जाएगा। जो भी मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी जाति के बाहर विवाह करेगा, अपनी जाति के बाहर खान पान, भोजन या व्यवसाय, पेशा या जन्म से जो सदस्यता होगी उसे क्या करेगा हमारा समाज, जातिगत नियमों के विपरीत आचरण करने पर इन सब निषेधों का पालन अगर वो नहीं करता है तो उसके दंड देने का प्रावधान है। उसे अपनी जाति से बहिष्कार करने का प्रावधान है। ये बहुत कठोर प्रतिबंध है जाति के अंतर्गत में। तो विभिन्न जातियों में जेंडर संबंधी भूमिकाओं की चुनौतियां के सदस्य में जातिगत नियमों के प्रति निष्ठा भाव रखते हैं, है ना। विभिन्न जातियों में जेंडर संबंधी जो चुनौतियां हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा अभी कि विभिन्न विवाह का निषेध है, खान पान का निषेध है और व्यवसाय का निषेध है। तो जो इन सब नियमों का पालन नहीं करेंगे उसे दंड दिया जाएगा, जातीय बहिष्कार कर दिया। तो विभिन्न जातियों में जब जेंडर संबंधी भूमिकाओं की चुनौती और समस्या क्या हो गई है, अब न्यूनाधिक रूप में पाई जाती है। क्योंकि जाति के सदस्य जातिगत नियमों के प्रति अब क्या रखने लगे, निष्ठा भाव रखते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते। यदि जाति में बालिका भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, पर्दा या बुर्का प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, डैन प्रथा, ऑनर किलिंग, अशिक्षा या उशिक्षा का अभाव, तो देवदासी प्रथा, विधवा, विवाह निषेध, लैंगिक असमानता, नए परिवर्तनों के प्रति विरोध, तलाक प्रथा, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, उत्तराधिकार में महिला को संपत्ति विभाजन से अलग करने की प्रथा, स्त्रियों को घर के बाहर नौकरी करने का निषेध, जातिगत दकियानुशी विचार, जेंडरगत में अंधविश्वास आदि का प्रभाव क्या है, जातिगत सदस्यों के जीवन पर पड़ता है। वस्तुतः नारी विकास में जातिगत नकारात्मक सोच जो है, हमारा जो इस तरह का सोच है वो क्या है, अवरोध का कार्य करती है।
नारी शिक्षा का अभाव भी जातिगत नकारात्मक सोच से जुड़ा है। लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में जाति की भूमिका आकलन निम्नांकित बिंदुओं में हम करते हैं। जेंडरगत के अंतर्गत जितने भी नारी संबंधी अंधविश्वास है, नकारात्मक सोच है जो अवरोध का कार्य कर रही है, और नारी शिक्षा का अभाव जातिगत जो नकारात्मक सोच से जुड़ा है, लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में जाति की जो भूमिका का है, वो हम अब निम्न बिंदुओं से उसको आकलन करेंगे। पहला क्या है कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, जातियों के अंतर्गत क्या चाहिए, स्त्रियों में हम आत्मविश्वास पैदा करें, प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने के लिए हेतु प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को हम आगे आने के लिए प्रेरित करें। दूसरा क्या है कि जातिगत आरक्षणों का लाभ महिलाओं तक हम पहुंचाया जाए, जिससे उनकी स्थिति क्या हो, सुधार सके। जातिगत आरक्षण लाभ मिले महिलाओं को और उनकी स्थिति को भी सुधारा जाए आरक्षण देकर। बालिका शिक्षा तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का विकास हो। बालिका शिक्षा और बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोच, अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा की जो भावना पनप रही है, इसमें हम इनके अंतर्गत कैसे करें, सकारात्मक सोच का हम विकास करें। सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करें, बालिकाओं को सुरक्षात्मक वातावरण, चारों तरफ का वातावरण है, जो परिवेश है, उसमें हम उन्हें सुरक्षा पहुंचाए और वैसा वातावरण उत्पन्न करें ताकि बालिकाएं क्या है, घर से निकलकर बाहर के कार्य या शिक्षा ग्रहण करने आ सकती हैं। महिलाओं का नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं का आदर करना। केवल अपनी जाति के ही नहीं वरन संपूर्ण जातियों की महिलाओं का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो महिलाओं का आदर केवल अपनी जाति में नहीं वरन हर जाति में, यहाँ ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, डायन बिशाही, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और डायन बिशाही इत्यादि महिलाओं से जितनी भी जुड़ी कुरीतियाँ हैं, जितने भी अंधविश्वास है, उनसे जो उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है, उनको दूर करना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों पर क्या करना है, ध्यान देना है और उन्हें प्रेरित करना है ताकि क्या कर सके, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति वो उन्नति की ओर बढ़ सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु महिला स्वयं समूहों का निर्माण हो। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु क्या करना चाहिए, महिला द्वारा समूहों का निर्माण करना चाहिए। समूहों का निर्माण करने के अंतर्गत में क्या होगा कि महिलाओं को सशक्त बनने के लिए व्यावसायिक जो रोजगार है, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इत्यादि क्या करें, हम एक एक ब्लॉक में महिलाओं के लिए उसे सशक्त बनाने के लिए खोले ताकि महिलाएं क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और वो समूहों का निर्माण के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों से जुड़े और विभिन्न रोजगार को पा सके। महिलाओं को व्यापार तथा रोजगार और श्रम में सहभागी बनाकर महिलाओं को व्यापार और रोजगार है ना, ये क्या करें, ये श्रम में हम इनके काम में हम सहभागी बन के दोस्त जैसा करके ये क्या करें, हम इन्हें पुरुषों के समकक्ष लाना होगा, है ना। इन्हें वास्तविकता यह दिखाने की महिलाएं भी काम कर सकती हैं और महिलाएं भी पुरुषों के बराबर है और वो भी आर्थिक रूप से मदद कर सकती। उदाहरण के लिए क्या है, एस्किमो जाति में पत्नी को उधार देना तो एक बहुत जानी पहचानी परंपरा है। एस्किमो जाति में पत्नी को उधार देना बहुत जानी मानी परंपरा मानी जाती है। कुछ निर्विज्ञानियों के मतानुसार क्या है, स्त्री को जेंडर की गिरी हुई स्थिति उन्हें क्रय विक्रय की वस्तु समझने की तरफ पूरी तरह त्याज है। जेंडर की गिरी हुई यह स्थिति है कि उन्हें विक्रय की वस्तु समझने की तरह पूरी तरह त्याज है, क्योंकि बहुत सा समाजों में क्या होता है, स्त्री कन्या वर मूल प्रथा है तो क्रय विक्रय की प्रथा है। इस वस्तु को क्या है, इस तरह की जो प्रावधान है, इसको त्याज करना है, इसको छोड़ना है। संगठित होकर महिलाओं की उन्नति के लिए क्या है, व्यापक योजनाएं बनाना है ताकि उनको हम क्या कर सके, धरातल पर उतरने की
मांग रख सके। संगठित होकर महिलाओं को हमें एक समुदाय के रूप में एक समूह का निर्माण करके महिलाओं की उन्नति के लिए व्यापक योजनाएं बनाना होगा, ताकि हम उन्हें क्या करें, अपनी धरती पर उतार सके और उनके कार्य के प्रति उन्मुख हो सके। महिलाओं से संबंधित सरकारी तथा निजी स्तर पर चलाई जाने वाली जितना भी संस्था है, योजनाओं को हम क्या कर सके, यथासंभव सहायता देनी चाहिए। जैसे कि आंगनबाड़ी, सब महिलाओं को क्या है, स्वावलंबी बनने के लिए क्या है, विभिन्न क्षेत्र, बालक शिक्षा केंद्र, गृह, इन सब सुधार गृह, इन सब में क्या है, महिलाओं को ही रखा जाता है। तो हम ये सरकार तथा निजी स्तर पर जो चलाई जाने वाली योजना है, उस पर हमें ध्यान देना है। महिलाओं की स्थिति से संबंधित सर्वेक्षणों में क्या करना है, समुचित जानकारी प्राप्त करना है। उनसे जो भी महिला की स्थिति से, जो भी उनकी समस्याएं से जो संबंधित है, हमें समय समय पर क्या करना है, विभिन्न तरह के सर्वेक्षण करना है। आयोजन सर्वेक्षण घर में जाकर, गांव-गांव में जाकर हमें क्या करना है, महिला की स्थिति से संबंधित हमें विभिन्न तरह के सर्वेक्षण की जानकारी लेना है, ताकि हम महिला को क्या कर सके, उनकी समस्याओं का निदान कर सके। बालकों तथा पुरुषों में महिलाओं के प्रति हमें क्या कर सकते, समुचित दृष्टिकोण तथा अभिवृत्ति का निर्माण करना। बालकों तथा पुरुषों में महिलाओं के प्रति हमें क्या करना है, ऐसा दृष्टिकोण डालना है ताकि वे उनको मान सम्मान कर सके, आदर कर सके और उसकी अभिवृत्ति का निर्माण कर सके। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी सफल बनाना है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी सफल बनाने में हमें योगदान देना है। रेडियो के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा और अन्य जनसंचार के द्वारा हमें इनको क्या करना है, इसके द्वारा हमें शिक्षा की व्यवस्था करना है, जो जन जन तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हमारा क्या हो सके, सफल बन सके। और नेक्स्ट क्या है, जाति विशेष अपनी व्यवस्था में व्याप्त रूढ़िवादी तथा महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाली परंपराओं का त्याग कर लैंगिक भेदभाव को कम कर सकती है। जाति विशेष की जो व्यवस्था है, क्योंकि प्राय जाति में क्या है, हमेशा भेदभाव, अंधविश्वास है ना, और उच्च जाति निम्न जाति के अंतर असमानता, छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की भावना और विभिन्न तरह की महिलाओं में क्या है, महिलाओं को ठेस पहुंचने वाली जो परंपराएं हैं जाति के अंतर्गत है ना, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब परंपराओं को हमें क्या करना है, त्याग करना है और लैंगिक भेदभाव को हम कम कर सकते हैं। महिलाओं को उनके पिछड़ेपन, मनोवैज्ञानिक स्थिति से भी बाहर निकलना है, क्योंकि अगर इस तरह से महिलाओं को अगर ठेस पहुंचने वाली, आघात पहुंचने वाली अगर हम कुप्रथाओं को जन्म देते हैं, तो महिलाएं कैसी हो जाती, हीन भावना का शिकार हो जाती है, उनके पिछड़ेपन की स्थिति हो जाती है। और उसे हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में उनको हमें क्या करना है, मनोवैज्ञानिक स्तर से हमें वैसी स्थिति में महिलाओं को बाहर निकालना है और अग्रणी महिलाओं के विषय में बताना है और मुख्य धारा लाना है उन्हें। विभिन्न महिलाओं के है ना, कि हमारे देश के लिए हमारे काम करने के लिए कौन से तत्पर हैं, विभिन्न जो महिलाएं हैं उनके विषय में बताना है, जैसे इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें महिलाओं के बारे में उसे मुख्य धारा हेतु लाने का प्रयास करना है, उसे ऊपर उठाना है। और महिलाएं प्राय इसलिए पीछे रह जाती है। महिलाएं का पीछे रहने का क्या कारण है कि उन्हें पारिवारिक दायित्वों के बोझ के तले वो इतना दब जाती हैं कि वे पारिवारिक काम से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलता और उन्हें चूल्हा चौका और घर और बच्चों का पालन पोषण संभालना होता है। ऐसी स्थिति में कुछ जातियों में महिलाओं को क्या है, घर में सजावट के सामान की भांति क्या है, घर में ही महिलाओं को सामान की भांति, घर में सजावट सामान की भांति उन्हें रखा जाता है, वैसा ही उन्हें माना जाता है और उनकी प्रतिभा और ज्ञान का क्या है, समुचित गला घोट दिया जाता है। उनके लिए उपाय ही नहीं किया जाता, इसीलिए वो क्या हो जाती है, प्रायः पिछड़ जाती हैं। अतः पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में महिलाओं को पारिवारिक सदस्यों द्वारा सहयोग दिए जाने का आह्वान करना चाहिए। वन जातियों में, जैसे अभी हमने बताया, वन जातियों में खुली स्तरीकरण की अपेक्षा
अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, स्त्रियों पर जो अधिक पाबंदी है ना, बंद जातियों में खुली स्तरीकरण, क्योंकि खुला स्तरीकरण में क्या है, काम अपने हिसाब से लोग, योग्यता के हिसाब से लोग काम कर सकते हैं, कुशल कार्य कर सकते हैं, गुणवान व्यक्ति बन सकते हैं। तो हमें बंद जातियों में क्या है, अपनी परंपरागत व्यवसाय को लेके चलना है, और खुला स्तरीकरण में क्या है कि अंधविश्वास और रूढ़ियाँ हमें समाप्त करना है। तो हमें उसी के तरफ, है ना, अधिक जिस पर पाबंदी है उसको हमको हटाना है, जिसके कारण जाति विशेष की जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से कहीं पीछे रह जाती है। अतः हमें क्या करना है, सामाजिक जो गतिशीलता है उसको अपनाना चाहिए, और उसके अनुसार हमें ये लिंगीय भेदभाव को दूर करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जाति की जो सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक जो व्यवस्था है के रूप में देखना चाहिए, न कि ऊंच नीच के रूप में। प्रत्येक व्यक्ति के तो जाति की जो सामाजिक व्यवस्था के रूप में हमको देखना चाहिए, ऊंच नीच के रूप में नहीं देखना चाहिए। स्त्रियों के प्रति हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, उसे संरक्षण का भाव रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में, क्योंकि हमारा व्यक्ति क्या है, ऊंच नीच के रूप में हम स्त्रियों को हमेशा क्या देखते हैं, हे की दृष्टि से देखते हैं, नीचे की दृष्टि से। तो हमें स्त्रियों का क्या करना चाहिए, हमेशा संरक्षण का भाव रखना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उसे मान मर्यादा देना चाहिए, और उसे अपने घर में एक विशेष स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दायित्व। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दायित्व, इनके संरक्षण में भी स्त्रियों का भूमिका का महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रायः देखिए कि परिवार में क्या है, शुरू से ही महिलाएं का ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती है, और महिलाएं ही परिवार में कार्य करती है। स्त्रियों की भूमिका रहती है सामाजिक के क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी, और धार्मिक के क्षेत्र में। तो इसके संरक्षण में क्या है, स्त्रियों की भूमिका रहती है। तो हमें स्त्रियों को आगे बढ़ने हेतु क्या करना चाहिए, यथासंभव प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था, स्त्रियों को धार्मिक परंपरा से दूर रखा जाता था, उसे अछूत माना जाता था। लेकिन हमारा समाज क्या है, दिन पर दिन क्या है, गतिशीलता के कारण हमारा क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दायित्वों के कारण स्त्रियों की भूमिका का महत्वपूर्ण हो गया है, और स्त्रियों को आगे बढ़ने में हमारा यथासंभव मदद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि महिलाओं को जो दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में हमें क्या करना चाहिए, उसको समय समय पर हमें उसे जानकारी प्राप्त कराना चाहिए, ताकि वो महिलाएं क्या हो, उससे लाभ उठा सके, है ना, और लाभ उठा सके और अपने आप को स्वावलंबी बना सके। महिलाओं को पुरुषों का समान संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है। महिलाओं को प्रायः क्या है, पुरुषों के समान समानता का अधिकार मिला है। तो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अतः उनके प्रति किसी भी प्रकार का हम असंवैधानिक बातें नहीं कर सकते हैं, और इस बात को हमें क्या करना है, प्रसारित करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, विभिन्न तरह की सभाएं, मेला, नुक्कड़, नाटक, कठपुतली नृत्य तथा गीतों इत्यादि द्वारा महिलाओं को हम क्या करेंगे, विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हम इनको उसमें प्रवेश करेंगे, और महिलाओं की समानता हेतु प्रयास करेंगे। उत्साही महिला, बालिकाओं तथा युवकों को संगठित कर महिला उत्थान और समानता हेतु कार्य करना होगा। उत्साही महिलाएं और बालिकाओं तथा युवकों को संगठित कर महिला उत्थान और समानता हेतु कार्य कराना है। तो जातिगत आंकड़े हेतु में जातिगत आंकड़े देश में जारी किए जा चुके हैं। प्रत्येक जाति की क्या है, अपनी राष्ट्रीय उन्नति है, और महिलाओं की समानता है, स्वतंत्रता है, और न्याय के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। जातिगत आंकड़े में हम देखेंगे कि स्त्रियों की क्या समानता का अधिकार मिला, पुरुषों को क्या ये लोग संवैधानिक आधार पर समानता का अधिकार कितना हद तक ये लोग क्या है,
वो अपनी स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत का पालन कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमें विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, उसमें विभिन्न जातियों को शिक्षा, विशेषतः स्त्रियों की शिक्षा की स्थापना का क्या करना चाहिए, प्रयास कराना चाहिए। विद्यालयों की स्थापना कर विभिन्न जातियों का शिक्षा, क्योंकि विद्यालय में क्या है, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग प्रवेश करते हैं, और स्त्रियों की शिक्षा की स्थापना का हमें क्या कराना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जातियों को चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या करे, रात्रि पाठशाला का आयोजन करे। चाहते हैं इस तरह से जातियों क्या चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा और बालिकाओं के लिए, जो बालिकाएं दिन भर घर के कामों में संलग्न रहती है, उसे रात्रि पाठशाला किया जाए और संचालन किया जाए। और आत्म शिक्षा में सहायक साधन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अपने आत्मरक्षा ये कैसे कर सके, इन्हें विभिन्न तरह के प्रशिक्षण केंद्र में भी प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी देनी चाहिए। और परस्पर जातियों से वार्ता तथा सहयोग की स्थापना कर परस्पर जातियों से वार्ता और सहयोग, मतलब कहने का मतलब कि विभिन्न तरह के जाति, विभिन्न धर्म समुदाय के लोग हैं, तो सभी के बीच बातचीत होना चाहिए, सहयोग की स्थापना होनी चाहिए, और लैंगिक भेदभाव को हमें समाप्त करना चाहिए। इसके अंतर्गत में सरकार तथा प्रशासन पर लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हेतु दबाव डालना चाहिए। समय समय पर क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा प्रशासन पर लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हेतु दबाव डालना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे। अब इजाज़त है। अगर यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।